गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो अभी तक जो 11th क्लास में आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा, सबसे पहला जो यूनिट था आपका 11th क्लास में वो था सेट। सेकंड जो चैप्टर था वो आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस था। तो dear students, in order to understand the definitions of relations and functions, we must have an idea of sets first. Sets के बारे में हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है. It's very important to have an idea of sets. So first of all, let us start with sets. Definition of a set. After that, we will study the definition of Cartesian product of sets. Cartesian product of sets. Cartesian product of sets. Because अगर हमें ये दो definitions पता होंगी, set के बारे में पता होगा, Cartesian product of sets के बारे में पता होगा, then we can discuss about the definition of a relation. फिर हमें रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पता चलेगा कि रिलेशन का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन. और जब हमें रिलेशन के बारे में पता चलेगा फिर हम उसका डोमेन पढ़ेंगे. डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है. ठीक है, तो देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे जाएंगे. How many types of relations are there? Types of relations पे जाएंगे. Then हम उन टाइप्स के बेसिस पे फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बाद इक्विवेलेंस रिलेशंस पे जाएंगे. इक्विवेलेंस रिलेशन को स्टडी करेंगे. इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद इन सब चीजों पे हम एग्जांपल्स करेंगे. फिर हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे. तो फिर जाकर हमारा थोड़ा ये जो रिलेशन का टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा. देन हम जब फंक्शंस को डिटेल में जाएंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. जो फंक्शन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रिलेशन का पता होना चाहिए. रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं विद सम एडिशनल कंडीशन, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. फिर फंक्शन की हम टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे वन फंक्शन, फिर हम अनटू फंक्शन, फिर मैनी वन फंक्शन. ऐसे करके हम बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे. फिर उनके बेस पे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा फंक्शन वन होगा, कौन सा फंक्शन अनटू होगा, कौन सा नहीं होगा. उसके बाद फिर हम सीधा जाएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे चले जाएंगे. कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस पे स्टडी करेंगे. कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस में हम दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट करेंगे. एक इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे. व्हेन ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल, व्हेन ए फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन, वो पढ़ेंगे. जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा फिर हम वहां से इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे. हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसके बेसिस पे. ठीक है, इसके बाद हम जो आपका बाइनरी ऑपरेशंस आपका जो टॉपिक था, आई थिंक वो डिलीट हो चुका है. अगर नहीं हुआ है डिलीट तो हम वो भी स्टडी करेंगे. तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में. तो आज हम शुरुआत करेंगे रिलेशन की डेफिनेशन से. बट रिलेशन की डेफिनेशन को समझने से पहले बेटा हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पता होना चाहिए. देन वी कैन डिस्कस अबाउट रिलेशंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ए सेट. सो सेट क्या होता है? अगर देखा जाए सेट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? A set is a well-defined collection of distinct objects. A set is a
A set is a well-defined collection of distinct objects. So here students, two things are important: well-defined and distinct. Collection of well-defined and distinct objects. सबसे पहले जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और दूसरी चीज वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. अगर कोई मुझे बोले कि कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियासी के टैलेंटेड पीपल्स की कलेक्शन करनी है, तो इज इट पॉसिबल? अब आपकी नजर में क्या टैलेंट है वो आपको पता होगा, मेरी नजर में क्या टैलेंट है वो मुझे पता होगा. तो मतलब टैलेंट वेरी करता है, वी कांट फिक्स द टैलेंट ऑफ पर्सन्स. तो टैलेंट क्या हुआ? अब टैलेंटेड पर्सन्स को इकट्ठा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि किस चीज में टैलेंट, कैसा टैलेंट, उसके क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसके नॉर्म्स क्या रहेंगे. सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड. अगर मैं बोलूं द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट, यू नो क्वाइट वेल कि इंग्लिश अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं? 26. उसमें से जो वॉवल्स होते हैं वो होते A-E-I-O-U. इन वॉवल्स की जो कलेक्शन बनेगी दैट विल बी अ सेट. और ये वेल डिफाइंड भी है. पता है कि इस 26 में से 21 को साइड पे रखना है, वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, और जो 5 बचे A-E-I-O-U, these are vowels. So इन vowels की कलेक्शन को हम डिस्टिंक्ट है. A-E-I-O-U कलेक्शन इज डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड एज वेल. तो वेल डिफाइंड है कि हमें पता है, हमें देखने से पता चल गया कि वॉवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं. कॉन्सोनेंट्स को हमने बाहर निकालना है, शट आउट करना है, और वॉवल्स को हमने ले लेना है, उनकी कलेक्शन हमें लेनी है. सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. अगर मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट, सो इट इज आल्सो वेल डिफाइंड, इट इज आल्सो डिस्टिंक्ट. सो अगर मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल टाल पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जम्मू, टाल पीपल, तो हाउ मच टाल? तो टाल आपकी नजर में मैं भी टाल हूं, वो भी टाल है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए कलेक्शन की क्राइटेरिया क्या रहेगा टाल का. अगर मैं बोलूं तो कलेक्शन ऑफ ऑल टाल पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जम्मू whose height is more than 5 feet and 6 inch, कि वो वाले पर्सन्स की कलेक्शन करनी है, वो वाले टाल पीपल की कलेक्शन करनी है जिनकी हाइट 5 फीट एंड 6 इंच से ऊपर है. तो इट इज वेल डिफाइंड कि 5 फीट 6 इंच का जो मैंने क्राइटेरिया रखा है उससे ऊपर का वो टाल में आएगा. तो यू कैन इजिली मेक द कलेक्शन ऑफ दैट पीपल्स, दोज पीपल्स, एंड दोज पीपल्स आर आल्सो डिस्टिंक्ट. तो वेल डिफाइंड भी होगी उनकी कलेक्शन और डिस्टिंक्ट भी होगी. दिस मीन्स इसमें क्या एग्जांपल्स बन जाएंगी? इसमें पहली एग्जांपल बनेगी कलेक्शन ऑफ ऑल vowels in an English alphabets. Is a set. ये भी सेट होगा. क्यों? क्योंकि वॉवल्स की जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड भी है, हमें पता है कि ये वॉवल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, यू कैन इजिली पिक द वॉवल्स. तो ये होगी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होते हैं वॉवल्स, ये सेट होगी. अगर मैं बोलूं collection of all natural numbers की जो collection है that is also a set. आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं and that starts from 1, 1, 2, 3, 4 so on. उनकी जो कलेक्शन है वो भी सेट हो जाएगी, is a set.
ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पीपल of district Jammu who are 5 feet and whose height is more than 5 feet and 6 inch, जिनकी 5 feet 6 inch से हाइट ऊपर होगी, उनकी कलेक्शन वो भी सेट होगी। तो ये आप एग्जांपल्स बना सकते हो, सारा का सारा क्या बनेगा, सेट बनेगा। फिर आपने क्या किया था, सेट की दो फॉर्म्स पढ़ी थी, फॉर्म्स ऑफ ए सेट, फॉर्म्स ऑफ ए सेट। सेट की आपने दो फॉर्म्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी आपने रोस्टर फॉर्म और एक आपने पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट क्या होती है? इन रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट all the elements of a set are listed, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनाई जाती है। देन सेपरेटेड बाय कॉमास, फिर उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। एंड आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, फिर उनको कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया जाता है। इन रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट, इन रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट, all the elements of a set, all the elements of a set are listed। सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट और लिस्टेड। उसके बाद देन सेपरेटेड बाय कॉमास, फिर कॉमा से सेपरेट किया जाता है। एंड उसके बाद फाइनली क्या किया जाता है, and are enclosed in curly brackets। that is अगर मैं बोलूं रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट, एग्जांपल लेकर चलते हैं। सेट ऑफ ऑल वॉवल्स या कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में सभी वॉवल्स की कलेक्शन करनी है। तो कैसे बनेगी उनकी कलेक्शन? सबसे पहले क्या करना है, उन सभी वॉवल्स की एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनानी है। ये लो A-E-I-O-U, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू अर्थ। ओके, देन सेपरेटेड बाय कॉमास, फिर उनको कॉमा से सेपरेट करना है। ये लो, एंड आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, फिर उनको कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना है। और सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ए से करो, बी से करो, सी से करो, डी से करो, डज नॉट मैटर, बट कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एंड द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो क्या करना है आपने रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट में? सभी एलिमेंट्स की पहले लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाई हॉरिजॉन्टल लिस्ट, एंड देन सेपरेटेड बाय कॉमा, फिर कॉमा से सेपरेट करना है। एंड आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, फिर उनको कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना है। दीज आर कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये बन गया आपकी रोस्टर फॉर्म। अब देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। एग्जाम्पल मैंने दे दी वॉवल्स की। अब मैं करता हूं बात सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट, इसमें क्या किया जाता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट satisfies a single common property which is not satisfied by any element outside the set। मतलब क्या होता है? इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए सेट
जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। बस इस पे सारा फोकस है। जितने भी सेट के एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या होता है, वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, सिंगल मतलब एक, यूनिक, कॉमन मतलब सांझी, सांझी प्रॉपर्टी, सभी की बराबर प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं सेट के सारे एलिमेंट्स, यो की वो वाली प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स के द्वारा सेटिस्फाई नहीं की जाती जो उस सेट में ना हो। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं। मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। इसकी मैंने जो सेट बिल्डर, इसकी जो रोस्टर फॉर्म बनाई थी ऐसे बनाई थी, सभी एलिमेंट्स लिखे, उनको कॉमा से सेपरेट किया, एनक्लोज किया कर्ली ब्रैकेट में, ए से नाम दे दिया। इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखा जाएगा, ए इज द सेट ऑफ, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। दिस मीन्स सबका नाम आप एक्स ले सकते हैं, ए का नाम भी एक्स, ई का नाम भी एक्स, आई का नाम भी एक्स, ओ का नाम भी एक्स, यू का नाम भी एक्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट सेटिस्फाइज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। और सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी मतलब सबका नाम मैंने क्या रख दिया, एक्स। और सच दैट इसको होता है, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स आर वॉवल्स, एक्स आर वॉवल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये मैंने मेंशन कर दिया आगे कि एक्स क्या था, एक्स क्या थे, वॉवल्स थे इन एन इंग्लिश अल्फाबेट। आप सिंगुलर तरीके से ले सकते हो, एक्स इज वॉवल, एक्स इज एन वॉवल, एक्स इज अ वॉवल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर मैं और बोलूं, ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 so on, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हमेशा एन से डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर इसकी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट सब एलिमेंट सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, सबका नाम क्या रखा, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, या set of all those x such that x are natural numbers. There are so many options. तो ये सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं उसी सेट के एलिमेंट्स, ना कि जो बाहर के एलिमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सिर्फ उसके एलिमेंट सेट के उस सेटिस्फाई करेंगे सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ये आगे सेट के बारे में सारा। अब हम पढ़ेंगे सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है, सबसे पहले हम सेट्स लेंगे, मतलब दो सेट लेकर चलते हैं और वो नॉन एम्प्टी लेकर चलेंगे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल टू 5 मतलब नॉन एम्प्टी सेट्स लिए हमने, खाली नहीं होने चाहिए, कुछ तो कुछ उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी जाकर कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर पाएंगे। Let A and B be two non-empty sets, then the Cartesian product of set A with set B, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी सेट A की विद सेट B के साथ, is denoted and defined as, डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। ये सारा अपने 11th में पढ़ा हुआ है, बट हमें रिलेशन का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। कैसे डिनोट किया जाता है उसको, डिनोट ऐसे किया जाता है ए क्रॉस बी, और डिफाइंड कैसे किया जाता है, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। इसमें क्या आते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं ए बी, सच दैट ऐसे भी लिखते हैं, जो पहला वाला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए का होगा, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकंड सेट का होगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इस टाइप का जो सेट बनेगा
और उसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी के साथ, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी। ओके, अब मैं इसकी एग्जांपल लूं, ठीक है। अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करके फिर मैं इनकी इकट्ठी एग्जांपल लूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन की डेफिनेशन निकलेगी। क्या निकलेगी? रिलेशन आर, रिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है, ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन सिंपली आर लिखूं तो ये बन जाता है रिलेशन। ओके, रिलेशन आर इज नथिंग, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसका कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सबसेट होगा। मतलब ए क्रॉस बी के जो भी सबसेट्स बनते जाएंगे उनको हम बोलेंगे रिलेशंस। ठीक है, अब सबसेट की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोला कि आर जो होता है उसको हम रिलेशन बोलते हैं कब? अगर वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। दैट इज रिलेशन आर इज नथिंग, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने सबसेट बोला, मैंने प्रॉपर सबसेट नहीं बोला। अगर प्रॉपर बोलूंगा तो वो ऐसे हो जाएगा, वो प्रॉपरली कंटेन्ड हो जाएगा उसमें, बट कंटेन्ड भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कोई भी दो सेट्स आपस में सबसेट कब होते हैं? इफ ए का हर एक एलिमेंट बी में मिल जाए, और अगर मुझे बी का हर एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू बी इंप्लाई कर जाए x बिलोंग्स टू ए, मतलब बी का हर एक एलिमेंट अगर मुझे ए में भी मिल जाए, देन बोथ सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है, बट ये वन वे से सबसेट है। दिस मींस हर एक एलिमेंट जो ए का है वो बी में होगा। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि आर का हर एक एलिमेंट ए क्रॉस बी में होगा, मतलब ए क्रॉस बी में से ही एलिमेंट्स आएंगे आर में, तो उनको हम रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल क्या बनेगी इसमें? एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें ए और बी को दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। चलो जी, नॉन एम्प्टी सेट मतलब ए हमने सेट ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2, चलो 2 एलिमेंट्स लेते हैं, 2 एलिमेंट्स ले लिए। और बी मैंने एक अनदर सेट लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स है, मान लो 3 और 4 ले लिए। ओके, फिर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं रिलेशन की बात कर सकता हूं। तो देन ए क्रॉस बी, अब मैं कार्टेशियन की बात करता हूं। ए सेट क्या है आपका? सेट 1 2, क्रॉस बी सेट क्या है आपका? 3 4। अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो क्या था उसका फॉर्मूला? A cross B is the set of all those ordered pairs AB such that first one belongs to set A and second one belongs to set B. मतलब फर्स्ट पोजीशन पे सेट A के एलिमेंट्स आएंगे और सेकंड पोजीशन पे सेट B के एलिमेंट्स आएंगे। अगर फर्स्ट पोजीशन की मैं बात करूं, सेट A के एलिमेंट्स आएंगे। अब मैंने सेट A के क्या लिए? 1 2 लिया। अगर मेरे पास 1 आता है सेट A का एलिमेंट, तो B की कितने ऑप्शन है? 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो 1 का 3 के साथ पेयर बनेगा, 1 का 4 के साथ पेयर बनेगा। अब बात करते हैं 2 की। फर्स्ट पोजीशन पे A के एलिमेंट्स ही होंगे। 2 की बात करते हैं, 2 के साथ 3 का पेयर भी बनेगा, 2 के साथ 4 का पेयर भी बनेगा, 2 3 बनेगा और 2 का 4 के साथ भी बनेगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बनती। तो ये आ गया A क्रॉस B। ठीक है, तो देयरफॉर रिलेशन R क्या होगा? A क्रॉस B का सबसेट होगा। दिस मीन्स R कोई भी सेट सबसेट होता है B का, कि A का हर एक एलिमेंट किसमें होता है? B में। अब R सबसेट है A क्रॉस B का, तभी रिलेशन होगा। अगर वो सबसेट होगा तो इसमें A क्रॉस B में से ही उसमें एलिमेंट आएंगे। अब आप 1 लो, 2 लो, तीनों ले लो, चारों ले लो, ये 2 लो, ये 2 लो, तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फार्मूला होता है कि जितने एलिमेंट्स हो सेट में, अगर A सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो देन तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A जो होता है वो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4, 16 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर इस सेट की बात करें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, क्योंकि A क्रॉस B का जो एक एलिमेंट है वो पेयर होगा, तो ये एक एलिमेंट होगा, 2 3 4 एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट्स टोटल है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, तो वो कितने हैं? 4 है, तो 2 की पावर 4 वो 16 बन जाएगा। तो 16
सबसेट्स हमें मिलेंगे, तो सबसेट्स आर नथिंग बट दीज आर रिलेशंस, क्योंकि रिलेशन का मतलब ही क्या होता है, सबसेट्स। नंबर ऑफ रिलेशंस बोलो चाहे नंबर ऑफ सबसेट्स बोलो, मीनिंग्स आर सेम। तो रिलेशन बनाने के आपके पास 16 तरीके हैं। सबसे पहला क्या बनता है, एम्प्टी रिलेशन, खाली कुछ नहीं लिया, ये रिलेशन बन। रिलेशन 2 अगर देखा जाए सिंगल एलिमेंट ले सकते हो, चलो ये 1 3। अब ये R2 इसका सबसेट होगा A क्रॉस B का, क्यों, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए, उसी में से उठा के यहाँ ला रहे हैं तो उसमें होगा ही, तो ये सबसेट हो गया, तो ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सिंगल सिंगल लेने की कितने एग्जाम्पल बन सकती हैं, 1 2 3 4। मैं तो आपको रिलेशन की एक एग्जाम्पल देना चाहता था, आपके पास 16 एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। ऐसे कर करके आपके पास जो 16th रिलेशन बनेगा वो चारों ले सकते हो आप, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये रिलेशन बनेगा, क्यों, क्योंकि R16 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर वो सबसेट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये सबसेट है क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट उसमें आ रहा है, चारों उठा के डाल दिए तो वो तो उसमें होंगे। ठीक है, तो ये आर रिलेशंस, आर रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये आपके आगे एग्जाम्पल। अब हम पढ़ते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। फिर हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, काफी लेंथ हो जाएगी, 2G प्रॉब्लम है, यहाँ 2G नेटवर्क चल रहा है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है, if A and B be two non-empty sets and R is a relation from set A to set B। अगर A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और R का रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट A टू सेट B, then domain of relation R is equal to, सुनिए डोमेन ऑफ R क्या होगा। जब मैं कह रहा हूं कि R रिलेशन है तो वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर्स A B such that A belongs to first set and B belongs to second set। तो जो रिलेशन होगा उसमें भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर A B such that A belongs to A and B belongs to B, है ना। तो कहने का मतलब R रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर ही होते हैं और वो किस में से आते हैं, A क्रॉस B में से आते हैं। अगर सारे के सारे आ जाएंगे तो ऐसे होंगे। ठीक है, तो दिस मीन्स रिलेशन का जो डोमेन होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट A, सिर्फ सेट A के एलिमेंट्स का जो सेट होगा रिलेशन R में, वो रिलेशन R में होने चाहिए। ठीक है, वो रिलेशन R में होने चाहिए। दिस मीन्स डोमेन ऑफ R इज द सेट ऑफ ऑल दोज फर्स्ट एलिमेंट्स A सच दैट वो जो A B किसको बिलोंग कर रहा था, R को बिलोंग कर रहा था। ठीक है, और अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ ए रिलेशन,